Hello, Assalamualaikum friends. How are you? Fine, perfect, great. Uh, Today we are discussing about the simultaneous equation, and we are discussing about the topic of simultaneous equation by 3 by 3 order. Okay, so आज इसके ऊपर थोड़ा डिबेट करेंगे. हमने 2 by 2 के बारे में बात कर ली थी. हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन में हमने 2 by 2 इक्वेशन जो है वो हमने उसको कैमर्स रूल से और इनवर्स मेथड से काम किया. तो हमने वहाँ पर आपको बताया था कि अब जो 3 by 3 आएगा, इस 3 by 3 में हमारा कैमर्स रूल तो वही सेम रहेगा. 3 by 3 ऑर्डर का कैमर्स रूल जिस हिसाब निकाला करते थे वो चीज तो बिल्कुल सेम ही रहेगी, लेकिन जो चीज फर्क आएगा वो किस में आएगा, आपके इनवर्स मेथड में आएगा. ठीक है ना. तो आज जो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं, इनवर्स मेथड के बारे में बात कर रहे हैं. और इनवर्स मेथड इन साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय 3 by 3 order, for 3 by 3 order. Okay, so inverse matrix method, this is inverse matrix method. यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, 3 इक्वेशन हमारे पास गिवन है. ठीक है ना. तो साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब ही ये होता है कि अगर एक से ज्यादा इक्वेशंस हो जाएं तो वो आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन में आ जाता है. इधर वो 2 इक्वेशंस हो, इधर वो आपका किसमें हो, आपके 3 इक्वेशंस में हो. ठीक है. तो 3 by 3 को हम कर रहे हैं. 2 by 3 हमने लास्ट टाइम किया था, बड़ा इजी टॉपिक था 2 by 3 का, 2 by 2 का. आज जो कर रहे हैं वो 3 by 3 ऑर्डर है. ठीक है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही चीज जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से हमने 3 मैट्रिक्स बनाने. सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसके अंदर क्या क्या चीज इन्वॉल्व है, इन तीनों में क्या क्या चीज इन्वॉल्व है, हमें ये चीज देखनी है कि इन 3 इक्वेशंस में, इन 3 इक्वेशंस में हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है. इसमें हमारे पास कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स हैं. इसमें हमारे पास वेरिएबल्स हैं और इसमें हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं. ठीक है ना. इन 3 चीजों को क्या करना है, इसमें से अलग अलग करना है. इन 3 चीजों को हमें क्या करना है, इनमें से अलग अलग करना है. ठीक है ना. अब कैसे होगा, सबसे पहले हमने कहा था इसको नाम दे रहे हैं. लेट सपोज ए जो है वो आपका क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स. अगर आप इसको लिखना चाहें हम तो बात लिख सकते हैं कि ए जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ दिस इक्वेशन, कोफिशिएंट्स ऑफ दिस इक्वेशन. कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में देखें, फर्स्ट इक्वेशन में एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, 2 का कोफिशिएंट क्या, y का कोफिशिएंट क्या है +2. इसमें टोटल कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स है ना, x y एंड z. तो इट्स मीन यहाँ पे z इन्वॉल्व नहीं है. तो इसका मतलब z इन्वॉल्व नहीं, तो z की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 1 1, y की जगह पे y का कोफिशिएंट क्या है 2 2, एंड देन z नहीं है. जो वेरिएबल नहीं होगा, जो वेरिएबल नहीं होगा वो हम क्या करेंगे, इसमें 0 सपोज करेंगे. सपोज क्या करेंगे, 0 हो जाता है. अगर 0 मल्टीप्लाई बाय z लिख दें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा वो आपका. तो दिस इज द इनवर्स मेथड. इनवर्स मेथड के अंदर हम ये काम कर रही है. हमने अपना कैमरा में भी काम किया था, ये हमने बहुत सारी जगहों पे काम किया हमने ये. तो फिर सेकंड थिंग इज दिस second equation. In second equation, the coefficient of x is 1 1, and the coefficient of y, where is y, y तो है नहीं इसके अंदर. इट्स मीन y क्या हो गया, 0 हो गया. नाउ थर्ड वन इज z. तो z का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, -1. इट्स मीन -1. Now moving to the third equation. In third equation, we have suppose the coefficient of x is -1 and the coefficient of y is 3 and the coefficient of z is 2. So that's why it's called कि A जो है वो क्या है, आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है. आप इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं ये क्या है, आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है. ठीक है ना. देन x क्या है, x जो है ये आपका वेरिएबल मैट्रिक्स है. कितनी तरह के वेरिएबल्स हैं, 3 तरह के, x y एंड z. b कहलाता है कांस्टेंट मैट्रिक्स. b क्या कहलाता है, कांस्टेंट मैट्रिक्स कहलाता है. ठीक है ना.
तो कांस्टेंट मैट्रिक्स इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे होते हैं। कांस्टेंट मैट्रिक्स जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे होते हैं, ठीक है ना। तो ये कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे क्या है, 1 2 0, तो यहाँ पे क्या है, क्या 1 2 0। लेट सपोज मैंने कहा आपसे कि यहाँ पे इक्वेशन जो होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो अरेंज ना हुए हुए। अगर इक्वेशन अरेंज नहीं हुई भी तो आपको इक्वेशन अरेंज करनी पड़ेगी। इक्वेशन अगर अरेंज नहीं हुई हुई तो उसका मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन को अरेंज करना है। मिसाल के तौर पे यही इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ आपके सामने, फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर रहा हूँ, तो ये फर्स्ट इक्वेशन जो है अगर किस तरह से आ जाए, अगर यही इक्वेशन आपकी किस तरह से बन के आ जाए, आपके पास लिखा हुआ आ जाए 2y प्लस एक्स एक्स एंड देन -1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन के आ गई, यहाँ पर इक्वेशन आ गई। अगर हमारे पास बोर्ड में इस तरह से इक्वेशन आ जाए तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे सबसे पहले इस चीज को अरेंज, इस पूरी चीज को आप क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। जब आप अरेंज करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा आपके पास, ये इस अरेंज फॉर्म के अंदर आप सबसे पहले एक्स रखते हैं, देखें एक्स आ गए यहाँ पे, ये एक्स आ गया। वेरिएबल जो है वो +2 है, तो वेरिएबल +2 आ गया आपके पास यहाँ पे। थर्ड थिंग क्या है हमारे पास, यहाँ पे इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है आपके पास, -1 है, तो इट्स मीन क्या हुआ, ये -1 यहाँ पे वहां जाके गया, इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे गया, तो क्या हो गया, +1 हो गया। तो इट्स मीन अगर इक्वेशन आपके पास बनी भी आ गई, अरेंज हुई भी आ गई, तो इसका मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है, इक्वेशन बनी अरेंज हुई भी आ गई। लेकिन अगर इक्वेशन अरेंज ना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इक्वेशन को अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद जब आपकी इक्वेशंस क्या हो जाए, अरेंज हो जाए, तो जब इस फॉर्म में आ जाए, जब इस फॉर्म में आ जाए तो फिर इस फॉर्म में आने के बाद आपने क्या करना है, वो तमाम चीजें जो आपको कही मैंने वो आपने अप्लाई करनी है। कोफिशिएंट ऑफ ए जो है, एक जो क्या कहलाता है आपका कोफिशिएंट ऑफ, ये आपका कहलाता है वेरिएबल, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ठीक है ना। ये क्या है आपका, ये वेरिएबल मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट कह देते हैं इसको, कोफिशिएंट इस तरह से लिख देता हूं मैं, आप अपने पास पूरा लिख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। और ये जो बी है ये क्या कहलाता है आपका, कांस्टेंट मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो इसको हमने नाम दे दिया यहाँ पे, यहां तक कोई बात क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस इक्वेशन। क्योंकि सारा गेम किसका, इक्वेशन का। अगर इक्वेशन उसने घुमा के दे दी तो फिर आपके लिए मसला है, लेकिन अगर इक्वेशन आसान करके दी तो फिर आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है ना। इक्वेशन से मैट्रिक्स फॉर्म में हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। इक्वेशन में तीन चीजें थी, कोफिशिएंट्स था हमारे पास, वेरिएबल्स था हमारे पास, और हमारे पास क्या था, कांस्टेंट था। हमने तीनों को क्या कर दिया, यहाँ पे अलग अलग कर दिया, और अलग अलग करने के बाद जो है हमने क्या कर दिया, इस पूरे को सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक, क्लियर। ना उसको रिमूव कर देते हैं चीजों को, और फिर आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा है। अब नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास जो इक्वेशन बनाने का तरीकेकार है वो इनवर्स मेथड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, x इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी, ए इनवर्स ऑफ बी, ए इनवर्स ऑफ बी, ठीक है ना। तो इनवर्स कैलकुलेट करना है। अब मैंने आपको जब 2/2 मैं आपको करवाया था उस टाइम में याद है, मैंने आपको बताया था कि 2/2 के अंदर कि वो बहुत आसान है। 2/2 इक्वेशन तो बहुत आसान होती है, लेकिन 3/3 के अंदर इनवर्स कैलकुलेट करना ये बड़ा मुश्किल काम है, ये थोड़ा डिफिकल्ट काम है हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हम काम करेंगे वो किस तरीके से करेंगे देखते हैं थोड़ा सा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनवर्स कैलकुलेट करना है। बी तो आपके पास मौजूद है, ये रहा बी,
बी तो आपके पास मौजूद है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कैलकुलेट करना है, इनवर्स कैलकुलेट करना है। अब इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, याद करें आप, मैंने आपको इनवर्स से अलग से करना सिखाया था, इनवर्स अलग से करना सिखाया था। हम कहते हैं हमारे पास सपोज ए की वैल्यू ये रही, हमने ऊपर देखा था ऊपर से कोएफिशिएंट को अलग किया था, तो ए की वैल्यू ये रही हमारे पास। हमारे पास इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू सी ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज। व्हाट इज सी, सी इज द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट इन मैट्रिक्स ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोफैक्टर जो है वो कहलाते हैं क्या, सी कहलाता है, रिप्रेजेंट करता है किसको, कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब किस तरह से करता है, वो ए के हर एलिमेंट्स पे अप्लाई होगा, वो ए के हर एलिमेंट्स पे अप्लाई होगा। तो इसका मतलब हमने क्या करना है, 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय कोफैक्टर का जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज, कोफैक्टर का जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, उसका ट्रांसपोज ले लोगे आप, ठीक है। तो नाउ अब मैंने बात की थी आपसे कोफैक्टर की, अब देखें कोफैक्टर क्या है हमारे पास। कोफैक्टर जो हमारे पास ये रहा कोफैक्टर, इसमें हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। हम इसको ये भी पढ़ सकते हैं a1 a2 a3 b1, हम इसको ये भी कह सकते हैं a1 a2 a3, ठीक है ना, और a4 a5 a6 हम ये भी कह सकते हैं। और हम ये अगर इसको हम ये नाम देते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो ये नाम भी हम दे सकते हैं इसको, ये नाम भी हम इसको क्या दे सकते हैं। ये बात है किसके लिए, कोफैक्टर के लिए। आप देखिए कोफैक्टर का ट्रांसपोज की बात नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, आपके कोफैक्टर की बात हो रही है। तो कोफैक्टर और कोफैक्टर का जो ट्रांसपोज है दोनों में अलग चीजें हैं, दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं, ठीक है ना। तो अगर इसको हम नाम तो आप कुछ भी दे सकते हैं, तो नाम नेमिंग का तो कोई मसला ही नहीं है। तो यहाँ पे सपोज कर दिया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। कैमल सिस्टम के अंदर और हमारे खान बोर्ड सिस्टम के अंदर ये चीज आती है, इस तरह से आता है। और बल्कि हमारे कराची बोर्ड के अंदर भी हमारे साइंस में ये चीज इन्वॉल्व है, हमारी साइंस का लेक्चर चल रहा है अभी, तो इसमें इन्वॉल्व है कि A11 A12 A13 A31 A21 A22 A23 A31 A32 A33, हम इस तरीके से इसको भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोफैक्टर है क्या, कोफैक्टर है क्या, यानी इस वैल्यू का, यानी एक का, एक की एक का जो डिटर्मिनेंट आएगा, एक का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या बन जाएगा, कोफैक्टर बन जाएगा। यानी इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, 3/3 में कन्वर्ट कर रहे हैं इस 3 मैट्रिक्स को, 3/3 मैट्रिक्स को 2/2 मैट्रिक्स में हर एक का कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालने का मतलब क्या हुआ कि आप हर एक को 2/2 ऑर्डर में क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो। ए के लिए अगर बात हो रही है तो अगर आप याद करें डिटरमिनेंट निकाला करते थे, आप डिटरमिनेंट कैसे निकाला करते थे, आप A1 को बाहर निकालते थे, इससे रिलेटेड इसकी रॉ और कॉलन क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता था, ठीक है ना। ए से रिलेटेड रॉ और ए से रिलेटेड कॉलन क्या हो जाता था, कैंसिल हो जाता था। तो जो रिमेनिंग वैल्यू बचती थी वो आप लिख दिया करते थे। फिर ये प्लस का था, ये माइनस का था, ये प्लस का था। तो मैंने कहा था साइन ऑल्टरनेट चलता जाएगा, तो यहाँ पर देखें आप साइन ऑल्टरनेट है, प्लस माइनस प्लस, आप इसके अंदर जाए सी के अंदर जाए, सी के अंदर देखें हम यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, साइन क्या है, ऑल्टरनेट है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये सारी साइन जो है वो क्या है, ये सारी साइन आपके पास क्या है, ये आपके पास इन्वर्ट है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे अगर बात करते हैं, इनके साइंस की बात करते हैं, तो ये देखें साइन इसका पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, फिर तीसरा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है। तो जब मैंने आपको ये काम करवाया था, आपका डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया था 3/3 का, तो वहां पे हमने कहा था कि ए की वैल्यू बाहर निकालेंगे, इससे रिलेटेड रॉ और कॉलन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर माइनस बी बाहर निकाला करते थे, तो माइनस का बी और रॉ की रॉ, इसका कॉलन क्या कैंसिल हो जाता।
अब यहाँ पे बाहर नहीं निकाल रहे। अब फर्क क्या है, फर्क यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ए को बाहर नहीं निकाल रहे, ए को बाहर नहीं निकाल रहे, ए की A1 की रो और A1 का कॉलम क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसकी जगह पे जो डिटर्मिनेंट आएगा, दिस इज कॉल्ड कोफैक्टर, ठीक है ना। दोबारा बात सुनिएगा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा हम ए को बाहर निकाला करते थे, किसमें, डिटर्मिनेंट में बाहर निकाला करते थे। हम यहाँ पे A1 जो है वो हम बाहर नहीं निकाल रहे, A1 की रो और A1 का जो कॉलम है वो आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। जो चीज खत्म हो जाती है तो जो चीज बची, तो इसका मतलब ये क्या बचा आपके पास, ये 4 वैल्यूज बची हैं, B1 C2 B3 C3। देखें इसकी जगह पे लिखा हुआ B2 C2 B3 C3, B2 C2 B3 C3, यानी इसकी जगह पे जब आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल किया, ये 2/2 जो ऑर्डर आ गया इसकी जगह पे, तो इट्स मीन दिस इज द कोफैक्टर ऑफ A1। हम ये भी कह सकते हैं दिस इज द कोफैक्टर ऑफ A11। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। A11 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो उसका मतलब कहानी क्या हो गई आपके पास, 2/2 में कन्वर्ट हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे हर एलिमेंट में यही काम हुआ है, अगर आप चेक करें तो आपके हर एलिमेंट में यही काम हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ तक बात के लिए किसी को प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं। अब क्वेश्चन जब करते हैं तो आप देखते हैं उसके अंदर क्वेश्चन में से आप किस तरह से इसको काम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। ए की वैल्यू तो हमारे पास ये थी, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई। नाउ सबसे पहले हम क्या करते थे, ए का डिटर्मिनेंट निकालते थे एंड देन उसके बाद फिर एडजॉइंट निकालते थे। क्या सी ट्रांसपोज को हम एडजॉइंट कह सकते हैं, सी ट्रांसपोज को हम क्या एडजॉइंट कह सकते हैं। अगर आप 2/2 का ऑर्डर का फॉर्मूला याद हो तो 1 अपॉन ऑफ ए डिटर्मिनेंट एंड देन एडजॉइंट ऑफ ए, क्या एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे सी ट्रांसपोज लिखा हुआ है, क्या एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे सी ट्रांसपोज लिखा हुआ था फॉर्म, अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था ऊपर, यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे इसके अंदर, यहाँ पे इस जगह पे, तो इस जगह पे हमारे पास कोई फॉर्मूला प्रेजेंट नहीं हो रहा था, ठीक है ना। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो क्या यहाँ पे इसकी जगह पे हम एडजॉइंट ऑफ ए कह सकते हैं, क्या एडजॉइंट ऑफ ए और सी ट्रांसपोज इक्वल है, यस बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि हमने सी ट्रांसपोज लिख दिया किसकी जगह पे, एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे। तो उसका मतलब क्या हो गया कि हमारा टॉपिक है वो, हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट है, ठीक है ना। अब आगे सिंप्लीफाई देखते हैं, आगे की कंडीशन क्या है। अब आगे की कंडीशन के अंदर हमने कहा कि हमने बात की फॉर्मूले के फॉर्मेट में बात की। अगर आप यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट अप्लाई कर लो, मिसाल के तौर पे अगर मैं चाहूँ कि B2 निकालता हूँ, B2 का देखता हूँ, B2 का कोफैक्टर क्या बनता है, तो देखें आप यहाँ पे B2 का कोफैक्टर, तो B2 क्या है, B2 किस रो में, सेकंड रो में, तो सेकंड रो क्या कर दी, कैंसिल कर दी, B2 किस कॉलम में, फर्स्ट सेकंड कॉलम में, तो सेकंड कॉलम क्या हो, कैंसिल हो गया। मुझे पता है B2 की जो है स्पेस जो है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, इस जगह पे है B2। तो देखें इसकी जगह पे क्या, A1 C1 और A3 C3। आप चेक कीजिएगा, स्क्रीन चेक कीजिए, यहाँ पे B2 की जगह पे ये रहा और ये कॉलम कैंसिल हो गया, क्या बचा, A1 C1 A3 C3। तो यहाँ पे A1 C1 A3 C3 आ गया। तो इसका मतलब जो वैल्यू आप कैंसिल करना चाह रहे हो वो अपनी रो और कॉलम क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। उसकी जगह पे जो आ जाएगा दैट दिस इज कॉल्ड कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है ना। तो आते हैं अब क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन की वैल्यूज क्या थी, ए की वैल्यू ये थी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट निकाला करते हैं। तो डिटर्मिनेंट में तो हम नंबर्स को बाहर निकालेंगे ना, डिटर्मिनेंट में तो हम नंबर को बाहर निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट में हमने क्या, नंबर को बाहर निकालते हैं भाई। पहली वैल्यू पॉजिटिव में होती है, दूसरी वैल्यू नेगेटिव में होती है, तीसरी वैल्यू पॉजिटिव में होती है। ऐसे ही है फॉर्मूला इसका। जब 1 को आपने बाहर निकाला तो 1 की रो और 1 का कॉलम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। रिमेनिंग की वैल्यू क्या बची आपके पास, ये 4 रिमेनिंग वैल्यू बची, ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कॉपी कर दिया, डन।
क्लियर है? अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं फॉर्मूला किसका, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया। अब 2 बाहर निकालेंगे। अब 2 बाहर जब निकालोगे तो उसका मतलब ये रो तो कैंसिल नहीं होगी, कैंसिल क्या होगा, अब आपकी सेकंड रो कैंसिल होगी, सेकंड रो कैंसिल हो गई। जब सेकंड रो कैंसिल हुई तो उसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 1 -1 -1 2, 1 -1 -1 2, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमने थर्ड वैल्यू बाहर निकाली, थर्ड वैल्यू हमने प्लस में बाहर निकाली यहाँ पे। तो और इससे रिलेटेड अपना क्या हो जाएगा, रो और कॉलन क्या हो जाएगा, कैंसिल, थर्ड कॉलन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया हमारी रिमेनिंग वाली जो बची वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। अब 2/2 का डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या था, 2/2 ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था, AD माइनस BC, AD माइनस BC का फॉर्मूला था। तो उसका मतलब यहाँ पे हमने वही AD माइनस BC का फॉर्मूला अप्लाई किया, AD माइनस BC। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया किसके ऊपर, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई किया, इस पे भी ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ, इस पे भी ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ। जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहां तक ये तो बात क्लियर हो गई आपके। अब देखें ए का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो आप, तो उसका मतलब जीरो को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 2 जा 0, खत्म कहानी, 0 2 जा 0, ये आ गया 0। फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस, यानी -1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -3 आएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो उसका मतलब +3 हो गया। एनी प्रॉब्लम इन हियर, नो, ओके डन, क्लियर, शाबाश। फिर सेकंड वैल्यू +2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 2 2 हो गया, ये आ गया 1 2 2। फॉर्मूले का बीच में क्या है, माइनस, फॉर्मूले का बीच में माइनस लगा दिया। ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हुआ, -1 मल्टीप्लाई हुआ किससे, -1 से, तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। एंड देन आपकी वैल्यू आ गई 1 1 जा 1। मैंने कहा जीरो से आगे अगर जीरो के बराबर में कुछ भी लिखा है तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो हो गया, ठीक है ना। तो अब इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कीजिए, इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कीजिए, 0 + 3 क्या बचा, 3, ये रहा 3, 2 - 1 1, 1 2 जा 2, इसका मतलब -2 बचा, 0 ये बचा, 3 में से 2 गया तो क्या बच गया, 1 बच गया। तो ये 1 क्या आया, ये ए का डिटर्मिनेंट आया, ये आया क्या है, ये ए का डिटर्मिनेंट आया है, यानी 1 की वैल्यू जो क्या आई है, ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई। यहां तक कोई मसला क्लियर है सब, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, गुड, शाबाश। नाउ अब अब निकालेंगे, अगर ये सिंगुलर आ जाता, जीरो आ जाता, तो उसका मतलब है हम एडजॉइंट कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसके बाद कहानी खत्म। अगर जीरो आ गया, जीरो क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो उसका मतलब क्या हो जाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, आगे का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम ए का डिटर्मिनेंट पहले निकालते हैं, एडजॉइंट बाद में निकालते हैं। हर कंडीशन, चाहे वो कंडीशन 2/2 की हो, चाहे वो 3/3 की हो, जब भी आप आंसर निकालें, जब भी आप आंसर निकालें, सबसे पहले आप क्या करें, उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें जो आपको दिया हुआ है, एंड देन उसके बाद फिर उसका एडजॉइंट निकालें। क्यों, डिटर्मिनेंट बताएगा आपको कि आगे काम करना है कि नहीं करना। अगर जीरो आ गया तो नहीं करना, अगर जीरो नहीं आया, इधर वो नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी आया, तो वो क्या हो जाएगा आपका, आपको आगे फर्दर काम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा टॉपिक वाला ना। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ भाई किसके लिए, अब आ गया मेन काम, अब आ गया भाई मेन काम। अब मेन काम क्या है, अब चेक करिए, अब चेक करिएगा, ये जो है इसका ए की वैल्यू मैंने तभी यहाँ पे कॉपी कर दी, सबसे पहले काम मैंने ये किया कि ए की वैल्यू को यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब कॉपी करने का फायदा क्या हुआ कि अब मैं यहीं से इसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया और यहीं से मैं इसका कोफैक्टर निकाल रहा हूँ। अब कोफैक्टर निकाल लेंगे इसका 1 का निकाल लो तो 1 की रॉ और 1 का कॉलन क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा, 0 -1 3 2। देखें आप यहाँ पे ये लिखा हुआ है,
यहाँ पे देखें लिखा हुआ है 0 -1 3 2। सेकंड वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, ये आ गया नेगेटिव, ठीक है ना। अब कंडीशन क्या कहती है भाई, अब कंडीशन ये कहती है कि काम कर रहे हैं किसके लिए, अब काम कर रहे हैं आप किसके लिए, अब काम कर रहे हैं आप सेकंड वाले के लिए। तो सेकंड वैल्यू आपने माइनस की थी, माइनस यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। अगर ये माइनस में होता, मिसाल के तौर पे सवाल यहाँ पे जनरेट होता, ये माइनस में होता तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस नहीं होगा। ये कंडीशन आप ये समझ लें, मैंने यहाँ पे तभी बताया कि अगर यहाँ पे माइनस होता, अगर यहाँ पे क्या होता माइनस होता, तो फिर क्या हम इसको माइनस माइनस प्लस कर देंगे, नहीं, माइनस माइनस प्लस नहीं करेंगे। मैंने क्या बोला था, मैंने अभी आपको क्या बोला कि मैं मतलब कि सवाल जो मैंने आपसे पूछा उसके अंदर कंफ्यूजन थी, उसके जो आंसर है उसके अंदर, आंसर के अंदर मैं थोड़ा रुका, मैंने कहा अब देखो बच्चे क्या बोलते हैं, जवाब क्या देते हैं, क्या रिस्पॉन्स देते हैं, उनके दिमाग में क्या आता है। वो फर्स्ट थिंग जो है ना वो क्लिक यही होती है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस नहीं है बेटा, माइनस माइनस प्लस नहीं है। तो मैंने कहा कि ये वैल्यू पूरी कैंसिल हो जाती है, हम क्या को फैक्टर बना रहे हैं ना, को फैक्टर बनाने के अंदर वैल्यू क्या हो जाती है, पूरी कैंसिल हो जाती है। जब वैल्यू पूरी कैंसिल हो रही है तो इट्स मीन इस 2 हो -2 हो वट एवर कुछ भी हो यहाँ पे, तो वो अपनी रॉ और अपना कॉलन क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। क्या बचा, 1 -1 -1 2, चेक कीजिए 1 -1 -1 2, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। थर्ड वैल्यू क्या हो गई, प्लस में, थर्ड वैल्यू प्लस में हो गई। अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए आप कि थर्ड वैल्यू के लिए हमने कहा प्लस हो गई, तो अब ये रॉ और ये कॉलम कैंसिल हो गया, कर देता हूँ, चलो ये भी कर देता हूँ, आखिरी वाला भी कर देता हूँ, ये रॉ ये कॉलम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब ये रॉ और ये कॉलम कैंसिल हुआ तो ये क्या बच गई, आपकी चार वैल्यूज बच गई, 1 0 -1 3, 1 0 -1 3, ठीक है, क्लियर है। अब बताएं, अब बताएं किसकी वैल्यू निकालूं, आप बताएं किसकी वैल्यू निकालूं, जिसकी वैल्यू आप बोलेंगे उसकी वैल्यू निकालता हूं मैं। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे निकालना हो वैल्यू किसकी भाई, हम निकालते हैं ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है ना। हम कहते हैं कि चलो यार हम निकालते हैं वैल्यू किसकी, इसकी निकालते हैं C1 C2 C2 की निकालते हैं, C2 की निकालते हैं, ठीक है, नेगेटिव है ना, नेगेटिव है और बाहर भी नेगेटिव है, ये प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस जो है तो फॉर्मूले का आ गया। अब देखें ये वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हुई क्या, नहीं, माइनस माइनस प्लस नहीं हुई। तो क्या हुआ भाई, हुआ क्या, हुआ ये कि इसकी रॉ, इंटायर रॉ और इंटायर कॉलन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इसकी रॉ और इसका इंटायर कॉलन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। रिमेनिंग क्या बचा, 1 2 -1 3, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई, यहाँ पे 1 2, इस जगह पे देखें क्या लिखा हुआ है, 1 2 -1 3, तो ये आ गई आपकी इसकी वैल्यू। तो इस फॉर्मेट से हमने क्या करना है, तमाम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तमाम वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। हर एक पे अप्लाई करोगे, हर एक पे अप्लाई करोगे, AD माइनस BC का फॉर्मूला, AD माइनस BC का फॉर्मूला चेक करो, मैं आपको चेक करवाता हूँ, चलें दिखाते हैं आपको, फर्स्ट रॉ का निकाल के दिखाता हूँ, बाकी सब आप खुद करना, ठीक है ना। AD माइनस BC, बल्कि आपने फर्स्ट रॉ तो निकाली हुई है, सेकंड रो निकालते हैं, सेकंड रो निकालते हैं, फर्स्ट रो की तो निकाली हुई है, ये फर्स्ट रो की वैल्यू, ये नहीं 2/2 में कन्वर्ट हो गया, ब्रैकेट के अंदर हो गया, जिस तरह से आ गया। सेकंड रो देख लेते हैं, सेकंड रो देख लेते हैं, सेकंड रो के अंदर AD माइनस BC का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या होगा, क्या होगा अप्लाई, ये हो गया माइनस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस, ठीक है ना, 2 2 जा 4, बैक टू ब्रैकेट में क्या लिखा 4, ब्रैकेट में क्या लिख दिया भाई 4 लिख दिया, फिर 0 टू 3 जा 0, माइनस बीच में फॉर्मूले का आ गया, 0 3 जा 0, आपकी वैल्यू ये आ गई,
ठीक, ये आपकी वैल्यू यहाँ पे आ गई, इसका मतलब -4 आ जाएगा इसका आंसर। इसका मतलब इसका आंसर जो आ गया वो क्या आ गया, -4 आ गया। सिंप्लीफाई करने पे इसका आंसर क्या आ गया, -4 आ गया। ठीक है, कोशिश करें डायरेक्ट करने की, कोशिश करें डायरेक्ट करने की, अगर डायरेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट करें, क्योंकि आपको अगर मैं बात करूँ कैमरे सिस्टम में और आसान सिस्टम में, आपको यहाँ पे स्पेस दिया हुआ था तो उसी स्पेस में काम करना होता है, उसके अलावा कोई और शीट नहीं मिलती। बीआईके के अंदर हम लोग यूज करते हैं तो वहाँ पे हम कहते हैं भाई एक एक स्टेप शो करो, हर स्टेप की मार्किंग है और जो है वो जितना लेंदी हो जाए कर लो। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप में मतलब इतना है कि आप अपने आप को इतना स्टेबल समझते हैं कि आप डायरेक्ट कर सकें तो आप आप डायरेक्ट कीजिएगा। डायरेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं, मुश्किल नहीं है। 2 to the 4 0 to the 0 क्या बचा, 4 बचा, -2 हो गया। यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट बात करूँ तो 1 2 जा 2 प्लस का 2 और ये 0 1 जा 0 हो गया, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया, प्लस का 2 आ गया। सेकंड वैल्यू क्या आ गई, प्लस के 2 की वैल्यू आ गई डायरेक्ट करने में। फिर इसके अंदर मैं बात करूँ 1 3 जा 3 और 2 1 जा 2, फॉर्मूले का यह माइनस है और ये भी फॉर्मूले का माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, तो 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, लास्ट वैल्यू 1 3 जा 3 और हम कहते हैं प्लस का 2 1 जा 2, प्लस का 2 1 जा 2, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, 5 आ गया। इसमें भी कोई मसले वाली बात नहीं। तो आपकी जो मैं थर्ड सेकंड रॉ मैंने आपको पूरी बताई, तो सेकंड रॉ का आंसर क्या आ गया, -4 2 और 5, -4 2 और 5। आई थिंक सो यहाँ तक आपके क्लियर हुआ हो। ठीक है, इजी है। अब थोड़ा बहुत इजी लग रहा होगा, स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप उसके थोड़े यूज टू जाते हैं ना, एक आध क्वेश्चन आप कर लोगे इसका, और मैं आपको असाइनमेंट दूंगा आपके चैप्टर नंबर 4.5 है जो आपकी, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका पूरा का पूरा ऐसा है। ठीक है ना, प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए, प्री इंजीनियरिंग वालों की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ किसके लिए, कॉमर्स की साइड पे, तो कॉमर्स की साइड में हम बात करते हैं, तो अगर मैं शाहिद जमाल साहब की बात करूँ, शाहिद जमाल साहब की बुक के अंदर 3 क्वेश्चन का कोई भी सवाल नहीं है, 3 क्वेश्चन का कोई भी सवाल नहीं है। और मैं बात करूँ किसी और ऑथर की, मतलब आप 3x3 इक्वेशन आप कहीं फेडरल बोर्ड से निकाल लें, 3x3 ऑर्डर आपके पास निकल जाएंगे। ठीक है ना, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कुछ और चीज़ें आपके पास, तो फिर आपके पास एक डेटा जमा हो जाएगा जिस पे आप पूरा अपना वर्कआउट करोगे और उसकी प्रैक्टिस करके अपना काम कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ तक अमन है, परफेक्ट है। चलो अगला स्टेप देखते हैं। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से इस पूरे को सिंप्लीफाई करके नहीं दिखा रहा, या आप खुद करना, अपनी प्रैक्टिस करना। यहाँ पे मैंने ये चीज शो कर दी है, यहाँ पे देखो मैंने ये चीज शो कर दी है। ये मैंने किसके लिए शो किया है, ये मैंने सेकंड रॉ के लिए शो किया है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे कितनी वैल्यूज निकलेंगी, 9 वैल्यूज निकलेंगी। इस तरीके से यहाँ पे कितनी वैल्यूज निकलेंगी, 9 वैल्यूज निकलेंगी। वो 9 वैल्यूज जो होंगी वो क्या होंगी, 9 वैल्यूज जो होंगी वो क्या होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 वैल्यूज जो हैं वो मैटर करेंगी आपके इसके ऊपर। ठीक है, डन। नाउ अब देखें, ये आंसर आया, ये आंसर किसका आया, ये आंसर किसका आया, ये आंसर आपके इसका आया, सी का आया। ये आंसर किसका आया, सी का आंसर आया। तो देखें आप, सी का आंसर आ गया आपके पास। ठीक है ना, देख लें आप यहाँ पे पिछली कंडीशन में देख लें, मैंने इसको सिंप्लीफाई किया था तो 5 था, ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई किया था 5 था, और बाहर वाला जो माइनस है, बाहर वाला जो माइनस है, ये वाला माइनस अपनी पोजीशन पे ऐसे ही रहा, इसीलिए -4 2 -5 है। ठीक है, तो आ जाए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। ये जो वैल्यू आई है वो किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू आई है, और जो हमारी रिक्वायरमेंट क्या, 1/8 डिटर्मिनेंट इनटू सी का ट्रांसपोज, तो इट्स मीन हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज क्या कहता है, ट्रांसपोज कहता है भाई कि आप जो है वो रोज को कॉलम में क्या कर दें, कन्वर्ट कर दें। फर्स्ट रो कन्वर्टेड टू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो 3 - 1 3 3 - 1 3,
जो रोज नंबर ऑफ रोज हैं वो कन्वर्ट होंगे किसमें, नंबर ऑफ कॉलम्स में। सेकंड रो -2 -4 2 -5 -4 2 -5 एंड द थर्ड रो इज -2 1 -2 -2 1 -2। ये आ गया आपका क्या, सी ट्रांसपोज। ये क्या आ गया आपके पास, सी ट्रांसपोज। ठीक है ना। एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है, उस कैलकुलेशन से आसान एक कंडीशन ये कंडीशन है जो मैंने आपको को फैक्टर सिखाई। आई होप कि ये आपके आसान लगी होगी। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू को प्लेस कर दें। अब ये हमने डिटर्मिनेंट भी निकाल दिया, हमने सी का ट्रांसपोज भी निकाल दिया। एक की डिटर्मिनेंट की जगह पे एक का डिटर्मिनेंट कितना निकलता, 1 निकला था, ये 1 आ गया इसकी जगह पे। सी ट्रांसपोज की जगह पे सी ट्रांसपोज की वैल्यू पूरी की पूरी क्या हो गई, कॉपी हो गई। इसका मतलब ए इनवर्स जो है वो यही रहा, 1 1 जा 1 डिवाइड होकर खत्म हो गया, मतलब ये 1 ही रहा। ठीक है ना, सिर्फ ये वैल्यू बच गई। अगर यहाँ पे 1/2 आता तो फिर क्या करते, हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करते, हर वैल्यू को क्या करते, 2 से डिवाइड करते, यानी 1/2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और सिंपल वर्ड में कहें तो हम हर वैल्यू को 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन हम कहते हैं, अमूमन हम कहते हैं कि 3 से हर वैल्यू क्या करें, डिवाइड करें। एक्चुअली वो क्या होता है, 1/2 जो है, 1/2 जो है वो हर वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो 1/2 को हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 2 है वो डिनोमिनेटर में है, तो इसीलिए हर डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 है, तो वहां पे डिनोमिनेटर में क्या आता है, 2 आ जाता है। तो इसका मतलब हम ये कह देते हैं कि जो है ये वैल्यू जो है वो डिवाइड हो जाएगी किससे, आपके बाहर वाली वैल्यू से। ठीक है ना, शॉर्टली हम कह देते हैं। लेकिन जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर मैंने आपको बताया क्या हो रहा है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है। न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो जाके वो कंडीशन आती है आपके पास। यहाँ तक क्लियर है ये बात, ठीक है। सो नाउ ए इनवर्स आ गया हमारे पास, ए इनवर्स आ गया। अब इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी कि ए इनवर्स को बी से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। ए इनवर्स को बी से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो चेक कीजिए, एक्स की जगह पे एक्स ऐसे ही रहा, ए इनवर्स की जगह पे ए इनवर्स का जो आंसर आया था वो हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, और बी जो कि क्वेश्चन में गिवन था कांस्टेंट मैट्रिक्स, तो वो यहाँ पे कांस्टेंट मैट्रिक्स यहाँ पे क्या हो गया, कॉपी हो गया। तो ए इनवर्स की जगह पे ए इनवर्स की वैल्यू, बी की जगह पे बी की वैल्यू, तो ये क्या हो गई, आपकी वैल्यू यहाँ पे एडजस्ट हो गई। अब हर इन रो को क्या कर देंगे, इस कॉलम से मल्टीप्लाई। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन सबको आती है, अब तो लास्ट टॉपिक चल रहा है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इट्स मीन 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8, माइनस प्लस माइनस 2 0 जा 0। ठीक है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से क्या हो गई, मल्टीप्लाई। नाउ सेकंड रो, 1 1 जा 1 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 2 2 जा 4, 1 2 जा 1 0 जा 0 1 0 0। फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है, सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है, थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। इस तरह से अगर याद रखोगे तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है ना, फर्स्ट वैल्यू कभी भी सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं होगी। फर्स्ट वैल्यू का मतलब ये 3, ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू से कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगी। अगर ये सोच रहे हो तो फौरन दिमाग से निकाल देना कि सर ने बताया था कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं होगी, सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं, सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं। यानी फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है, सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है, थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है, सेम वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो अमूमन स्टूडेंट जो गलती करते हैं, फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा जो आंसर आता है वहां पे गलती आ जाती है। ठीक है, अमूमन स्टूडेंट्स ये काम कर रहे होते हैं। तो अच्छा, फिर एक और चीज यहाँ पे बड़ी बात कि मुझे बताएं, क्या यहाँ पे इन वैल्यूज में कहीं पे गैप आया, इन वैल्यूज में कहीं पे गैप आया? ये कितनी रॉज हैं और कितने कॉलम्स हैं, कोई बताएगा मुझे? ये कितनी रॉज हैं और कितने कॉलम्स हैं, सोचे जरा, ये कितने रॉज और कितने कॉलम्स हैं? 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको मैं सोचने के लिए। देखते हैं, अभी अभी पता लग जाएगा कि कौन क्या सोच रहा है।
कुछ लोग सोच रहे होंगे 3 by 3, 3 रोज हैं, 3 रोज हैं, 1 2 3, और 3 कॉलम है, 1 2 3, ऐसे ही है। कितने लोग ऐसे सोच रहे हैं, कितने लोग ऐसे सोच रहे हैं, और कितने लोग ये सोच रहे हैं कि इसमें रॉस कितनी है 3 और कॉलम्स कितने हैं 1, एक ही कॉलम है। जी बिल्कुल, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऊपर वाले मैट्रिक्स में देखें, आप रो को क्या करते हो, कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो, क्या करते हो, आर मल्टीप्लाई बाय सी करते हो। आप करते क्या है, आप क्या करते हैं यहाँ पे, आप आर मल्टीप्लाई बाय सी करते हैं। आर सी कोल एक जमाने में कहा जाता था, जब हम जब हम जवान हुआ करते थे, और हमारे टीचर जो है वो भी जवान हुआ करते थे, तो आज वो अभी तक जवान है, और हम जो हैं वो अब बूढ़े होते जा रहे हैं। तो ये जो कंडीशन है वो क्या है भाई, आर मल्टीप्लाई बाय सी, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर। एक जमाने में आती थी आरसी कोला, आरसी कोला के नाम से, जब हमने उसको पढ़ाते थे बच्चों को, तो आरसी कोला के एग्जाम्पल क्या करते थे, आरसी कोला, आरसी कोला, तो वो आरसी बच्चों को याद हो जाता था फौरन। अब जमाने के अंदर माशाल्लाह बहुत सारी चीजें नई नई आ गई हैं, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आर किससे कहते हैं, सी किससे कहते हैं, किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रो मल्टीप्लाई पे कॉलन, रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करो, कितने कॉलन है यहाँ पे कितने कॉलन है, इसमें देख के इसमें बताइए मुझे कितने कॉलन है। एक ही कॉलन है ना, तो इसका मतलब कॉलन तो चेंज नहीं हुआ, सेकंड कॉलन नहीं हुआ, थर्ड कॉलन नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ही कॉलम हुआ, एक कॉलम हुआ, तो इसका मतलब आपके पास जो वैल्यूज आई, बीच में साइन किसका आता है, ऑफिशियली प्लस का आता है, लेकिन अगर आप प्लस माइनस इस तरह से कर रहे हो तो वो साइन चेंज हो जाता है, और वो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है, आपका साइन चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर ये -4 -2 से मल्टीप्लाई हो तो -4, बीच में साइन क्या आता, प्लस का आता, इस तरह से प्लस का साइन आता, और आप ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं, आप ब्रैकेट में लिखते हैं -8, तो -8 लिखने के बाद ब्रैकेट क्या कर देते हैं, आप क्लोज कर देते हैं। ठीक है ना, जब ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप पे ये आएगा। तो अब डायरेक्ट कर दिया हमने, अब हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट कर दिया, स्टेप बाय स्टेप की जगह एक यहाँ पर भी एक स्टेप हम खा गए, भूख लग रही थी हमें। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक की कंडीशन आप लोगों को क्लियर हुई होगी। आरसी को बस कोई याद आ गया, बस आरसी को वाला जमाना। ठीक है, चलें नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई कर दीजिए। 3 - 8 कितना हो गया, -5 हो गया। 4 - 1 कितना हो गया, 3 हो गया। -10 है और 3 है, +3 - 10 क्या होगा, -7 हो गया। इट्स मीन अभी तक आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हुए आए थे, यहाँ पे क्या था, ये x था, यहाँ पे क्या था, ये x था। x की जगह पे मैंने क्या कर दिया, x की जो वैल्यू थी, वेरिएबल वाला मैट्रिक्स, तो वेरिएबल वाला मैट्रिक्स यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने कॉपी कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको कॉपी कर दिया। अब जब कॉपी कर दिया, ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, कॉपी हो गई। इसका मतलब अब जो ये कांस्टेंट है, ये जो आपका वेरिएबल है, वो वेरिएबल शो कर रहा है कि x की जो वैल्यू है वो कितनी है, -5 है, y की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 है, और z की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, z की वैल्यू -7 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोल्यूशन सेट, x की वैल्यू -5, 3 एंड देन -7। ग्रेट जॉब, अच्छा समझा आपने बहुत। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर बड़ा अच्छा लगा होगा, और जो है बहुत सारी नई नई चीज़ें आपने सीखी होंगी इसके अंदर। एक बहुत पुराना फॉर्मेट हुआ करता था साइंस का हमारे, तो उस फॉर्मेट से ये वाला फॉर्मेट जो है वो ज़्यादा इजी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम जब बात करेंगे तो देखते हैं क्या टॉपिक होगा। इसका कैमर्स करवा दूं, क्या पता। कैमर्स तो आपको 2x2 का मैंने कैमर्स भी करवाया हुआ है, और मैंने आपको वो भी करवाया हुआ है, इक्वेशन भी करवाई हुई है। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी हमारी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मुझे इस गरीब को ज़रूर याद रखिएगा अपनी दुआओं में।
और पेज को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अगर पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा शेयर हो और जो है कॉन्सेप्ट जो है वो क्या हो जाए, सबको इजी, मतलब इजी कॉन्सेप्ट मिल जाए। ठीक है, तमाम लोगों को एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिल जाए कि हाँ भाई जब भी क्वेश्चन इस तरह से आए तो क्या करना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज।